हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सही होंगे। तो आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग आगे की केमिकल रिएक्शंस की ओर बढ़ेंगे, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने 2 प्रकार पढ़ लिए थे, जिसका पहला नाम क्या था, संयोजन अभिक्रिया, और दूसरा नाम क्या था, वियोजन अभिक्रिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे पहले देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आगे की 3 रिएक्शंस और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका पहला नाम है विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा जो हमारी क्रिया है, मतलब अगर आज के लेक्चर के हिसाब से देखें तो दूसरी हो गई, वैसे रासायनिक अभिक्रिया के हिसाब से देखें तो चौथी नंबर की रासायनिक अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और लास्ट हमारी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो आज हम लोग ये देखने वाले। तो मेरा नाम है बेचरसिया, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल बीटा सर्कल पर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे तीसरे नंबर रिएक्शंस की तरफ। तो तीसरे नंबर रिएक्शंस का नाम क्या है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में आप डिस्प्लेसमेंट और प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये है क्या, अच्छा अब हिंदी से समझ में ही आ रहा है, विस्थापन मतलब किसी को विस्थापित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर के जाना। चलिए हम लोग इनकी रिएक्शंस की ओर और इनकी डिफिनेशंस की ओर बढ़ते हैं, फिर और आगे समझते हैं। तो क्या लिखा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब नहीं समझ में आया, चलिए देखिए ध्यान से समझते हैं। क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें 2 हमारे तत्व होंगे, जो ज्यादा क्रियाशील होगा और एक जो कम क्रियाशील होगा। तो वही लिखा हुआ है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु से वियोजित कर, मतलब उसकी जगह से उसको हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। मतलब जो ज्यादा अधिक क्रियाशील होगा उसे क्या कहेगा, कम अधिक क्रियाशील वाले से तुम हटो और हम उसकी जगह पर जाके विस्थापित हो जाएंगे। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती है उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब ये एक्चुअल में है क्या, जरा इनके बारे में हम लोग समझते हैं, कितने प्रकार की हो सकती हैं या कितने प्रकार से हम इसको विस्थापित कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, यह अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, जो कि हम सबसे पहला वाला पढ़ने वाले हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। मतलब क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकल मतलब एक बार सिर्फ विस्थापित किया जाए, तो ऐसी अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब एकल विस्थापन का मतलब समझिए जरा, कि ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, अब इसमें तो एक अधिक क्रियाशील और एक कम क्रियाशील वाला तत्व तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अधिक क्रियाशील वाला जो तत्व है वो कम वाले क्रियाशील तत्व को हटा करके वहां पर जाकर लग जाएगा, वही हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब आप कहोगे सर कि यहां पर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि अधिक क्रियाशील वाला तत्व कौन सा है। तो यहां पर हम लोग अभी अभिक्रियाशीलता श्रेणी भी देखेंगे, मतलब रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले एक रिएक्शन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करते हैं। तो यहां पर क्या बनता है, आयरन सल्फेट बनता है। मतलब क्या है, क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर आयरन की अभिक्रिया अगर कॉपर सल्फेट से कराया है तो यहां पर क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट और कॉपर निकल रहा है। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा हो कि कॉपर को हटा करके आयरन ने इसकी जगह ले लिया है, तभी तो आयरन सल्फेट बन रहा है, और कॉपर को अलग निकाल दिया। एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखिए आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण, मतलब जो आयरन है ये कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब जो कॉपर सल्फेट है, इसमें जो कॉपर है ये इस विलयन से इस कॉपर को विस्थापित करके बाहर निकाल देता है। मतलब ये ज्यादा पावरफुल है, ये कम है, तो इसको मारता है और वो उधर चला जाता है और इसकी जगह ये ले लेता है। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है। तो ये रिएक्शन तो समझ में आई होगी, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है।
मतलब एक अधिक क्रियाशील होगा और एक कम होगा, अधिक आएगा क्रियाशील कम वाले के पास और कम वाले को बाहर फेंक देगा और उसकी जगह वो ले लेगा। तो एकल अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। तो अभी काम करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के पहले हम लोग अभिक्रियाशीलता श्रेणी देख लेते हैं। ओके, तो एक काम कर रहा हूं, मैं हट रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम लोग रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसको जरा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं है क्या ये और याद कैसे करना है, ट्रिक के साथ वो भी। तो चलिए देखते हैं। वैसे जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, मतलब रिएक्टिविटी जो सीरीज है, उसको वो एक्चुअल में है क्या, हम लोग कैसे समझेंगे कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है कौन नहीं है। तो यहाँ पे जो एक सीरीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और जो ये मीन्स पारा और सिल्वर और गोल्ड, ये हमारी अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। मतलब क्या हुआ, अब चलिए ये तो श्रेणी आपने लिख ली, अब इसको मेन चीज होती है याद कैसे करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको याद करने का। वैसे बहुत लोग को अलग अलग तरीका पता है, लेकिन जैसे मैंने याद किया था मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीका। क्या है कि मतलब काशी, काशी, एन ए मतलब नाथ, काशीनाथ, सी ए मतलब का, काशीनाथ का, एम जी मतलब एम से माली, एम जी नहीं सिर्फ माली, ए एल मतलब ए, काशीनाथ का माली, आलू, जेड एन मतलब जे से जरा, एफ ई मतलब फीके, फीके, पीवी मतलब वही पी मतलब पकाता, और एच मतलब है। बहुत ही सिंपल है, अब इसको मैं समझाऊंगा एक्चुअल में याद कैसे करना है। फीके पकाता है, सी यू मतलब कौन, एच जी मतलब कौन है, आगे आओ। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको याद कैसे करना। ये सिंपल सा तरीका, एक ट्रिक है याद करने का जो आप रिएक्टिविटी सीरीज को आप समझ सकते हो। तो क्या है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, मतलब कोई इसकी बुराई कर रहा हो तो वही है, कोई बता रहा है काशीनाथ में ही कि काशीनाथ का माली, जो काशीनाथ का माली है वो आलू जरा फीके पकाता है, और वही माली बोलता है कौन है आगे आओ। तो बहुत ही सिंपल है। अभी हमने जो इसके पहले रिएक्शंस किया था आयरन और कॉपर से लेकर के, कि आयरन की अभिक्रिया मैंने कॉपर सल्फेट के साथ कराई थी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि आयरन जो है कॉपर से ऊपर है, मतलब जितने ऊपर हमारे जो ये एलिमेंट हैं मतलब तत्व हैं, जितने ऊपर होंगे वो अधिक क्रियाशील होंगे। ठीक है, और जो नीचे होंगे जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से जितने ऊपर हैं वो सारे हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं, और हाइड्रोजन से जो नीचे हैं वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं। ठीक है, ये कम होंगे, कम होंगे। तो आई थिंक सो चीज समझ में आया होगा, ये अभिक्रियाशीलता है। जैसे अभी हम एक और एग्जांपल करेंगे, तो इस सीरीज को देखिएगा कि इस सीरीज की क्या मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, जिससे अच्छे से याद कर लीजिए। अगेन से देखिए जरा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो बहुत ही सिंपल है, याद करने का तरीका है। तो एक काम करिए, इससे पहले नोट करिए, फिर हम लोग आगे जो इनके एग्जाम्पल्स हैं, मतलब क्या है, जो विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया में एक अभी एग्जाम्पल देखा था, दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे जो अब ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए जरा इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग आगे जो दूसरे नंबर रिएक्शन है उसको जरा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला जो मैंने इसमें दो अभिक्रिया लिखी हुई हैं और दोनों अभिक्रिया क्या है उसको हम लोग देखते हैं। लिखा है जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के साथ कराने पर जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन कह दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जिंक की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट के साथ करा रहे हैं, तो आपको मैंने अभी जब जो सीरीज मैंने बताई थी उसमें आप देखिए जरा कि जिंक और कॉपर में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, कौन सा ज्यादा रिएक्ट करता है, तो मतलब कौन सा ज्यादा अधिक क्रियाशील है। तो आप वहां देखेंगे कॉपर के ऊपर जिंक होगा। ठीक है, ऊपर की ओर जिंक होगा और कॉपर नीचे होगा, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन से भी कम है क्रियाशील। तो यहाँ पे जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, मतलब ये अधिक क्रियाशील है तो ये कॉपर को हटा करके सल्फेट के साथ लग जाएगा, इसलिए जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर जो होता है वो साइड में हट जाएगा।
मतलब साइड में हटने का मतलब क्या है, ये कम क्रियाशील है इसलिए, ठीक है। ऐसे दूसरा वाला भी है कि लेड है, लेड की अभिक्रिया अगर कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है कि लेड क्लोराइड बन रहा है और यहां पर कॉपर अलग निकल रहा है। मतलब क्या है, लेड और कॉपर की अगर तुलना करोगे तो लेड कॉपर से अधिक रिएक्टिव है। अब श्रेणी में देखिए कि लेड कॉपर से ऊपर आता है, मीन्स क्या, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। तो आप यहां पे देखेंगे जो पीबी है और जो सीयू है, इसमें ये पीबी ऊपर आता है, मतलब लेड ऊपर आता है, तो मतलब अधिक क्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, इसको हटाएगा और यहां पर जाके लग जाएगा, मतलब PbCl2 और कॉपर बना देगा। तो मतलब क्या हुआ कि जिंक तथा लेड भी कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। मतलब जो जिंक और जो लेड है, अगर कॉपर की तुलना करोगे तो दोनों जो है जिंक और लेड ये अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर के यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर देते हैं। मतलब जो कॉपर के यौगिक हैं, इस कॉपर के यौगिक से कॉपर को विस्थापित करके इनको अलग कर देते हैं और इनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो ये हमारी हुई विस्थापन अभिक्रिया। तो आई थिंक सो ये चीज समझ में आया होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सिर्फ एकल विस्थापन अभिक्रिया, मतलब जो एक को सिर्फ विस्थापित कर देता है, ठीक है। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे की अभिक्रिया की ओर चलते हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। तो चलिए दूसरे नंबर की जो रिएक्शन है, जिसमें अभी हम लोगों ने एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था, इसी का जो दूसरा पार्ट है द्विस्थापन अभिक्रिया। अब ये क्या होता है, मतलब इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, जो दो बार, मतलब दो बार का मतलब क्या है, ये भी अगर दूसरे को विस्थापित कर रहा है तो वो भी उसी को विस्थापित कर दे, मतलब डबल टाइम से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जो बदल रहे हैं और आपस में दोनों लोग बदल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन बहुत ही अलग तरीके से लिखते हैं कि हमारा एक यौगिक का जो एक तत्व है दूसरे यौगिक का जो एक तत्व है वो उससे अभिक्रिया करता है, तो ये उधर जाता है, ये इधर जाता है। तो ये ऐसे नहीं लर्न करना, इसकी प्रॉपर्ली जो डिफिनेशन है वो क्या है, चलिए देखते हैं। लिखा है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है, वो अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से समझते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होता है, जो हमारी अभिक्रिया होती है और उसमें तो अभिकारक और उत्पाद होता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझ रखा है। तो अभिकारकों के बीच उनके आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो चलिए हम लोग जरा इनके एग्जांपल्स को बढ़ लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या है कि पहला एग्जांपल लिखा है कि सोडियम सल्फेट एक्वस में होता है, मतलब जलीय विलयन होता है। इसकी अभिक्रिया अगर बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, और जो बेरियम क्लोराइड है वो भी एक्वस में होता है, मतलब जलीय विलयन होता है। तो जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो यहां पर क्या होता है, बेरियम सल्फेट बनाता है, ये एक्चुअल सॉलिड होता है, ठीक है, और NaCl बनाता है, मतलब जिसे हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं इंग्लिश में, या साधारण नमक कहते हैं। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ध्यान से समझते हैं कि जो सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, तो आपको यहां पर क्या चेंजमेंट दिख रहा है कि सोडियम जो है यहां से उठ करके आया और Cl के साथ जाके अटैच हो गया, और जो Ba है मतलब बेरियम सल्फेट के साथ जाकर के रिएक्ट कर चुका है, बेरियम सल्फेट के साथ जाके रिएक्ट किया है और सोडियम क्लोरीन के साथ जाके रिएक्ट किया है। तो यहां पर क्या हुआ है कि एक तत्व दूसरी जगह गया और वहां से एक तत्व निकला है, वो और कहीं आ गया, तो डबल टाइम से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दो बार अदला बदली हुई है। तो यही हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, लिखा है वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब जरा इनके आयन की बात करते हैं। अच्छा, सोडियम, इसकी बात करें तो सोडियम के ऊपर कितने आयन होते हैं, +1 आयन होता है, ठीक है। सल्फेट की बात करें तो सल्फेट के बीच -2 आयन होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। जैसे अगर हम बेरियम क्लोराइड की बात करें तो Ba के ऊपर +2 चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, और सोडियम के ऊपर तो +1 होता है। तो यहां पर क्या हुआ कि जो सोडियम है, सोडियम तो भैया क्लोरीन के साथ बहुत रिएक्टिव करता है,
तो देखा कि हमारा साथी ही बिल्कुल, तो सोडियम आया और क्लोरीन के साथ जाकर के रिएक्ट कर लिया। अगर हम बेरियम और सल्फेट की बात करते हैं तो बेरियम के ऊपर +2 चार्ज और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज, ये दोनों तो जिगरी दोस्त हैं, तो बिल्कुल बेरियम और सल्फेट दोनों मिलकर बेरियम सल्फेट बना है। मतलब इनके क्या हुआ, इनके आयनों का आदान प्रदान हो गया। मतलब अभी तो ये इससे रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अब इससे ना रिएक्ट करके अब इससे रिएक्ट कर रहा है। ये +1 और -1, ठीक है, ये इससे रिएक्ट कर रहा है और ये इससे रिएक्ट कर रहा है। तो यहां पर आयनों का आदान प्रदान ही तो हुआ। तो आई थिंक ये चीज समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनके दूसरे नंबर रिएक्शंस की तरफ। तो दूसरे नंबर रिएक्शंस अगर हम देखें है क्या, वो भी ऐसे रिएक्शंस होने वाला है। तो चलिए दूसरा नंबर रिएक्शन देखते हैं इसी में कि सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। अब कह दो सर इसका फॉर्मूला कैसे बना, ये हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ रखा था। अगर नहीं देखा है तो पहले आप उससे देख लीजिए, क्योंकि इससे बहुत हेल्पफुल मिलेगा आगे जो भी हमारी रिएक्शंस होगी। वैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसके लिए, सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज होता है और नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो आपको पता है क्रॉस 1 1, तो 1 वैसे लिखते नहीं है, तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, AgNO3। AgNO3 की अभिक्रिया अगर पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बनता है, मतलब AgCl बनता है, AgCl, और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, तो ये हमारी एक अभिक्रिया हुई। तो अब जरा हम लोग बात करते हैं इनकी ये कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहे हो, डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर क्या मैंने बताया कि Ag मतलब सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन अगर पोटेशियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर इसकी हम बात करें कि इसके ऊपर कितने आयन होते हैं, तो सिल्वर के ऊपर +1, नाइट्रेट के ऊपर -1, पोटेशियम के ऊपर +1, क्लोरीन के ऊपर -1। तो यहां पर क्या हुआ है कि सिल्वर ने क्लोरीन के साथ जाके रिएक्ट कर लिया है, इनके आयन का चेंज हो गया है ना। अभी इसके साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अब इसके साथ कर रहा है और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ कर रहा है। तो यही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो आयन का आदान प्रदान ही तो हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया जो होंगी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएंगी। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और अभिक्रियाओं की तरफ, जो कि हमारी चौथे नंबर की अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसे नोट करिए गाइस, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि आगे जो हमारी 4th नंबर की अभिक्रिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि एग्जाम में इनकी रिएक्शंस बहुत पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा बार आई है। वैसे क्या लिखा है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती क्या है, तो पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे, दोनों एक साथ नहीं देखेंगे। तो पहला नंबर क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऊष्मा निकलती हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती हो, क्षेपी होता हो। मतलब क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का मतलब ऊष्मा निकलना, ऊष्मा का निकलना। ठीक है, चलिए हम लोग इसके जरा एग्जांपल्स की ओर चलते हैं और इनके डिफिनेशन की ओर चलते हैं, तो अच्छे से और क्लियर होगा। तो क्या लिखा है कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जरा हम लोग इनके एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं कि इनका एग्जाम्पल है क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्चुअल में है क्या, उसको जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो इनका एक एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में दिया जाता है कि प्राकृतिक में गैस का दहन करना, जो कि बहुत फेमस है, 1-2 नंबर का एग्जाम में आता है कि प्राकृतिक गैस का दहन करना। अब जरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा है। पहला कि प्राकृतिक गैस का दहन करना, तो उससे रिएक्शन नंबर 1 बता रहा हूँ मैं कि जो CH4 ये एक कौन सी गैस है, मेथेन गैस है। कौन सी गैस है, मीथेन, और इसे भी प्राकृतिक गैस कह देते हैं। मेथेन गैस का दहन करना, और आपको मैंने बता रखा है जब भी किसी चीज का दहन करोगे तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करोगे आप। ठीक है, तो मेथेन गैस का जैसे ही दहन करोगे तो यहाँ से बनेगा क्या। ठीक है, अभी ऊष्माक्षेपी क्या है उसको हम लोग समझते हैं, पहले इस रिएक्शंस को देख लेते हैं कि जब मेथेन गैस को ऑक्सीजन के द्वारा आप दहन कर रहे हो, मतलब जला रहे हो, तो यहाँ से बनता क्या है। एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि कभी भी कार्बनिक
या हाइड्रोकार्बन जो भी हमारा यौगिक होगा, मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा, तो उसमें क्या बनता है, जब भी उसको दहन करोगे, कोई भी हो उसमें जब भी कार्बन और हाइड्रोजन मतलब कार्बनिक यौगिक होगा, जब भी उसे आप दहन करोगे तो वहां पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है। और बाकी क्या बनता है उसे हम लोग जरा देखेंगे। तो पहली चीज क्या है, ये मीथेन गैस का जैसे ही दहन किया तो यहाँ पर मीथेन मतलब CH4 ऑक्सीजन से रिएक्ट हो करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और यहाँ से जल भी प्रवाहित करती है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें ऊष्मा बहुत निकलती है, ऊष्मा भी बहुत निकलती है। तो ये हमारे प्राकृतिक गैस का दहन हो गया, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब जरा इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं एक्चुअली में है क्या है। तो लिखा है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जो हमारी ये तो अभिकारक है, ये हमें पता है, ये पार्ट हमारा अभिकारक है। अब जैसे इसकी अभिक्रिया कराया तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकला और जल निकला, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि यही तो हमारा उत्पाद है, इसके साथ साथ ऊष्मा का भी तो प्रदान हुआ, ऊष्मा भी तो निकली। तो यही हमारी जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहलाती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो आई थिंक ये चीज समझ में आया होगा कि ये रिएक्शंस कैसे हैं। तो चलिए इसको जरा हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना तो मैंने बताया ही है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस की जो सीरीज है, मतलब लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने इसको देख रखा है कि हम लोगों ने कैसे कंप्लीट किया है। तो चलिए देखिए जरा अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए अभिकारक की तरफ कार्बन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन की तो यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 है, और हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। सबको मैंने देख लिया है। अब बैलेंस कैसे करना है, 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 का गुणा किया यहाँ तो 4 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन काउंट करिए तो 2 यहाँ है, 2 ये, तो 4 हो गए। तो यहाँ पे भी 2 का गुणा कर दें, रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो गई। ये बैलेंस करना आपको बहुत अच्छे से आता है क्योंकि मैंने 20 रिएक्शंस को बैलेंस करना सिखाया था। तो ये चीज समझिए, तो पहला रिएक्शन है। चलिए अब दूसरी रिएक्शंस की बात करते हैं कि इसमें दूसरा नंबर है कि ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है? नहीं, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। अगर इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के द्वारा आप दहन कर रहे हो, वैसे भी दहन करो तो ऑक्सीजन के द्वारा ही करोगे, ठीक है। जब भी ग्लूकोज का दहन करोगे तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है, ठीक है, और लेकिन इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। तो कह दो यहाँ पे सर कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकला है, मतलब मैंने अभी बताया था जब भी हाइड्रोकार्बन यौगिक होगा, अगर इसका दहन करोगे तो यहां पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। तो आई थिंक सो ये चीज समझ में आया है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, तो देखिए अभिकारक की तरफ जो हमारे भी मतलब ग्लूकोज है और इसका दहन किया है, तो यहाँ पर उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी तो प्रदान हो रही है, मतलब उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी विक्रिया क्या होती है, ऊष्मा छिपी विक्रिया कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा। तो इस रिएक्शंस को चलिए अच्छा बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर 1 कार्बन है, तो यहाँ पर 6 लिखा है, और यहाँ पे जैसे ही 6 लिखा तो ऑक्सीजन की संख्या 6 दूनी 12, 12 और 1 13 हो गई, लेकिन यहाँ पर 6 है और 2 है। चलो इसे बैलेंस करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 12 है, तो इसे 12 करने के लिए 6 का गुणा यहाँ पे भी कराना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 12 हो गए, और कार्बन यहाँ पर 6 है, 6 यहाँ पे भी है। ऑक्सीजन की बात करें तो 6 दूनी 12, 12 और 1 6 कितने हो गए 18, और यहाँ पर कितने हैं 6 2 8। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग 7 और 6, 6 दूनी 12, 12, हाँ यहाँ पर भी 6 का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और 6 ये, तो 18 हो गए। 6 दूनी 12, 12 और 6 18। तो हमारी रिएक्शंस बैलेंस भी हो गई। तो यही हमारी ऊष्मा छिपी विक्रिया कहलाती है। तो ये चीज समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अच्छा, इसका ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम लोग यूज करते हैं या फिर क्या होता है, जरा इसको भी देख लेते हैं कि जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जैसे ही मान लीजिए कि आप रोटी वगैरह खाते हो, रोटी ब्रेड वगैरह खा लिया, या फिर उसमें तो ग्लूकोज होता है ना। अभी क्या होता है कि अब अंदर इसको दहन कर रहे हो, फिर से जला रहे हैं क्या, एक्चुअल में क्या होता है सुनिए। ग्लूकोज को जब मतलब जब भी आप रोटी वगैरह खाते हैं तो अंदर क्या होता है, कोशिकाओं के साथ विक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ,
ठीक है। तो ये इसका दहन होता है और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जल, आप कह दो सर जल का मतलब क्या है, अब इसमें जैसे पसीना जो निकलता है तो पानी ही है, ठीक है, वो भी जल है। और ऊष्मा मतलब जो हीट होती है, हीट मतलब जब भी हम जैसे भागते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो हमारी शरीर से जो हीट निकलती है मतलब ऊष्मा, ये भी एक हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आई थिंक ये चीज समझ में आया। चलिए हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, मतलब इसे इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एंडोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा का देना या किसी ताप का देना। तो चलिए इसके जरा डिफिनेशन की ओर चलते हैं, फिर इनके एग्जाम्पल देखेंगे। तो लिखा, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जरूरत हो, तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऊष्मा का समझने का तरीका है, ऊष्मा का सोखना, ऊष्मा का सोखना मतलब ऊष्मा लेना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ली, कोई अभिक्रिया ऐसी जो ऊष्मा लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए अब जरा इनके एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या होता है, CaCO3। अब इसको तोड़ना है, तो तोड़ोगे तो पहले आप ऊष्मा दोगे। क्या दोगे? ऊष्मा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ऊष्मा देने के बाद ये क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल है। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो ये हम लोगों ने चौथी नंबर की रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आई थिंक सो ये समझ में आया होगा। मैं साइड में हट रहा हूँ, पहले इसे नोट कर लें, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट गाइस। तो चलिए गाइस, अब हम लोग बात करते हैं जो आखिरी नंबर की अभिक्रिया है, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस के जो मैंने टाइप्स बताए थे, वो लास्ट है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। मतलब इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, या इसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिए। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, और क्या है मतलब प्लस नहीं है। अपचयन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन। तो इसी से मिल करके, इन्हीं दोनों को मिल करके बनता है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। ठीक है, मतलब रेड मतलब RE मतलब रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों को जो मिला करके जो रिएक्शन बनती है वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। हालांकि हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं एक्चुअल में है क्या ये। तो हम लोग इसमें सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी को दूसरा नाम वैसे लिखा है उपचयन अभिक्रिया। इसी को ऑक्सीकरण का दूसरा भी कह सकते हो नाम, उपचयन अभिक्रिया। क्या होती है जरा हम लोग ध्यान से समझें। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब क्या, बहुत ही सिंपल सी बात है कि ऐसी अभिक्रिया जो, देखो आप लोग की जो बुकों में एक चीज जो नहीं दी गई है, जो आज हम इसमें समझाएंगे कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया पहचान तो लोगे सर मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिसमें ना ही ऑक्सीजन जुड़ता है ना ही हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब ना ही हाइड्रोजन हटता है। तो वहां पर अब कैसे समझो, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में या फिर वो ऑक्सीकरण होगी या तो अपचयन होगी। तो उसे हम लोग ध्यान से समझेंगे आज ही। तो यहाँ पर जरा इनके एग्जाम्पल्स की हम एक दो बात कर लें जिससे हम लोग को ये अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर पहला एक रिएक्शन क्या दिया हुआ है कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम का दहन कर लो। और वैसे अभिक्रिया आपको जानी पहचानी लग रही होगी, जब लेक्चर हमारा स्टार्ट ही हुआ था, मतलब पहला दूसरा जो इस चैप्टर का, उसे मैंने करा रखा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। तो हम लोग को समझना क्या है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो अभी तो हम ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, पहचानोगे कैसे ऑक्सीडेशन? देखिए इंग्लिश में नाम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप इंग्लिश से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो देखिए जरा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, सिंपल।
और इसी का अपोजिट हाइड्रोजन का घटना। ठीक है, तो याद करने का तरीका आप किसी भी तरीके से याद कर लें, मेरा मतलब ये है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मैग्नीशियम है, जब इसका ऑक्सीजन के द्वारा दहन किया गया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। तो ऑक्सीजन जुड़ा है ना, देखिए ऑक्सीजन तो जुड़ गया ना, यहाँ पर मैग्नीशियम यहाँ पर भी अकेला था, अब इसके साथ ऑक्सीजन आ गया। तो यही तो डिफिनेशन कह रही थी कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो ऐसी अभिक्रिया जो होती हैं वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना चुका है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीशियम से जो उत्पाद की तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का योग हुआ है। तो यही तो लिखा है ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो। तो जब यहाँ पर हाइड्रोजन की बात ही नहीं कह रहा है तो फिर छोड़ो इसे। तो यहाँ पर लेकिन ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ऐसी विक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये ऐसी विक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए और भी विक्रिया हम लोग देख लें क्या, एक दो और भी रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं। ये तो पहली रिएक्शन मैंने देख ली है। जैसे दूसरी रिएक्शंस क्या लिखी है, सल्फर का जब दहन करते हैं, मतलब सल्फर की विक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, मतलब SO2 बनता है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, फिर वही चीज हो गई कि जब सल्फर की विक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराया तो सल्फर डाइऑक्साइड हुआ। तो सल्फर का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण ही तो हो रहा है, क्योंकि सल्फर भी सिंगल था, ये ऑक्सीजन लेकर के आ गया, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो विक्रिया होती हैं कि ऐसे विक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, तो ऐसी विक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये तो हमारी बुक की लैंग्वेज होगी, जो बुक में इन्होंने डिफाइन करके दिया था। ठीक है, अभी तो चलिए ऑक्सीजन का योग करके बताया है कि सर अब हाइड्रोजन का कुछ मतलब जो ह्रास आप बता रहे थे, तो हाइड्रोजन को कैसे ये हटा करके हम लोग करेंगे, एक रिएक्शन है, उस रिएक्शंस को जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं। जैसे तीसरे नंबर की विक्रिया है कि H2S, इसकी विक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि पानी अलग निकल जाता है और सल्फर जो है वो अलग निकल जाती है। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन मतलब H2S है, सल्फर के साथ जो दो हाइड्रोजन है, सल्फर से देखो क्या बना, सल्फर से मतलब सल्फर हाइड्राइड से क्या बना है, सिर्फ सल्फर बना है। तो यहाँ पर सल्फर में हाइड्रोजन का ह्रास ही तो हुआ है, सल्फर से हाइड्रोजन गायब हो गया, मतलब हाइड्रोजन का ह्रास हो गया है। तो ऐसी विक्रिया जो होती है ऑक्सीकरण विक्रिया होती है। इसमें सिर्फ दो कंडीशन है, या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन की कमी होना। जहां पर अगर ऐसी चीज हो रही हो तो उसे हम ऑक्सीकरण या अपचयन विक्रिया कहलाते हैं। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गया है। तो ये आपको समझ में आ गया, लेकिन और भी अलग भी रिएक्शंस आती हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, तो इसमें क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अवेलेबल है, नहीं है। तो यहां से आप कैसे देखो कि ऑक्सीजन जुड़ा या हाइड्रोजन की कमी हुई या मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाई। तो पहले आप इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे भी रिएक्शंस की ओर चलते हैं। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट गाइस। तो गाइस अभी हम लोगों ने ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में बहुत अच्छे से समझा था, लेकिन वो मैंने क्या कहा था, एक बेसिक मेथड है कि अगर किसी भी रिएक्शंस में ऑक्सीजन का योग हो रहा हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, तो आप पहचान लो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। लेकिन जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, पहला कौन सा था, ऑक्सीजन का योग हो रहा हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, मतलब सेकेंड वाला, और थर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं चाहता हूं कि आप पहले अपचयन अभिक्रिया देख लें, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं। इसका रीजन ये भी है कि हम लोग अगर दोनों अभिक्रिया अगर देख लेंगे, उसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप अभी आगे क्लास 11th में जब आप जाओगे, क्लास 12th में जाओगे, तो उसमें अभिक्रियाओं के साथ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं बीटा सर्कल के जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल हो जाए। तो जो हम लोग यहां पर देखेंगे, पहले रिडक्शन रिएक्शन समझेंगे
और फिर उसके बाद हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से जो थर्ड कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग इंडक्टिवल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अपचयन अभिक्रिया हमारी बाकी थी, जो कि इस लेक्चर की आखिरी रिएक्शन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, अपचयन अभिक्रिया आप कह सकते हो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के जस्ट उल्टी होती है, मतलब जस्ट अपोजिट है। कैसे? तो चलिए इनकी जरा हम लोग परिभाषा की तरफ चलते हैं, मतलब डेफिनेशन क्या है, फिर हम लोग इनकी एग्जांपल्स से समझेंगे। तो देखिए क्या लिखा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता हो तथा हाइड्रोजन का योग होता हो वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। हम लोगों ने जो अभिक्रिया पढ़ी थी अभी ऑक्सीकरण में, उसमें क्या थी, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा था, जहां पर ऑक्सीजन का योग हो रहा हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, मतलब हाइड्रोजन हट रहा हो और जहां ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, वो ऑक्सीकरण थी। यहां जस्ट अपोजिट है, जहां ऑक्सीजन कम हो रहा हो लेकिन हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं, मतलब रिडक्शन रिएक्शंस कहलाती हैं। तो इनके जरा हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं और फिर हम लोग इनके और एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं वो पहला एग्जाम्पल है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप तोड़ोगे, मतलब जब इसे आप तोड़ोगे तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर इसके बैलेंस करने की बात आएगी तो आप बैलेंस बहुत आसानी से कर लोगे, तो ये चीज तो समझ में आ गई। ये हमारी रिएक्शन है। अब यहां पर अपचयन अभिक्रिया कहां हो रही है, यहां अपचयन कैसे हो रहा है, तो देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि अभिकारक की तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है और उत्पाद की तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। तो डेफिनेशन क्या लिखी थी, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, मतलब क्या, ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, वो अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है या हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो देखते हैं यहां पर कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से जो मैग्नीशियम है वो सिर्फ मैग्नीशियम बन रहा है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड से सिर्फ ये मैग्नीशियम बन रहा है। इसने ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को नहीं, ऑक्सीजन को हटा दिया, अपने अणु से ऑक्सीजन को हटा दिया इसने। मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये तो इसका अपचयन हो गया, मतलब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को हटाया तो इसने अपने आप को अपचयित कर लिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अपचयन। अपचयन अपचयन तो इसका क्या हो गया, अपचयन। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाई, अपचयन अभिक्रिया कहलाई। बहुत ही सिंपल है। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन आप कार्बन से कर दो, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन अब कार्बन से कर दो, तो यहां पे जो बनाता है वो जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये भी एक हमारी रासायनिक समीकरण है। अब यहां अपचयन अभिक्रिया क्या, जो हम लोग बेसिक लेवल पढ़ रहे थे कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो और हाइड्रोजन का योग हो रहा हो, क्या यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है, तो देखते हैं। अभिकारक की तरफ कार्बन है और जिंक ऑक्साइड है, और उत्पाद की तरफ जिंक है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो यहां पर क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जिंक ऑक्साइड में, मतलब जिंक ऑक्साइड में जिंक और ऑक्सीजन है, लेकिन ये जिंक ऑक्साइड बनकर सिर्फ जिंक रह गया। मतलब इसने क्या किया, ऑक्सीजन को हटा दिया, तो जिंक क्या हो गया, जिंक का यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये जो है ये हमारा मतलब रिडक्शन रिएक्शन हो गई, मतलब ये एक अपचयन अभिक्रिया होगी, तो इसका अपचयन हो गया, अपचयन हो गया। तो ये चीज समझ में आ गया। और ऑक्सीजन कहां जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यही चीज है, मतलब अब कहोगे सर कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, तो ये तो ऑक्सीकरण हो गई। मतलब इस ही रिएक्शन में अपचयन भी है और ऑक्सीकरण है। तो मैं आपको बता दूं ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें सिर्फ सिंगल चीज हो रही हो, कि ऑक्सीकरण ही सिर्फ हो रहा हो, ऐसा नहीं है। मतलब
ऐसी कोई रिएक्शन नहीं जिसमें सिर्फ ऑक्सीकरण हो रहा हो या सिर्फ अपक्षयन हो रहा हो, दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, तभी तो हम लोग इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो ये तो हम लोगों ने बात की थी कि अपक्षयन अभिक्रिया बेसिक लेवल से कैसे समझेंगे। अच्छा, अभी तो हम लोगों ने ऑक्सीजन को घटाया जोड़ा करके है, चलिए इस रिएक्शन में हम लोग हाइड्रोजन को भी कुछ करते हैं। वैसे भी हाइड्रोजन के यहाँ पर सिर्फ योग हो रहा है, तो चलिए एक रिएक्शन देखते हैं। वो रिएक्शन है कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर HCl बनता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब कहते हैं सर रिएक्शन बैलेंस करने की, तो आप ये बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में यही सारी चीजें समझाई थी। तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे और बैलेंस हो जाएगी, बहुत आसान है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो क्लोरीन है, देखिए आप खुद ही देखिए कि भी हाइड्रोजन अलग था, क्लोरीन अलग थी, लेकिन अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गई है। मतलब क्या हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, योग, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो ये भी तो एक अपक्षयन अभिक्रिया हो गई। मतलब क्लोरीन अपने आप को अपचित कर रही है, मतलब ये एक अपचयन कर रहा है। तो यही चीज हो गया कि क्लोरीन एक अपचयन अभिक्रिया हो गई। क्लोरीन अपचयन अभिक्रिया नहीं है, मतलब इसका अपचयन हो रहा है, इसलिए ये अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ये चीज समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन का घटना, हाइड्रोजन का जुड़ना एक रिडक्शन रिएक्शन मतलब अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया है, तो पहले वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग जो तीसरा टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत हम लोग इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, वो समझते हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। तो चलते हैं हम लोग तीसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें को मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको तीसरा टॉपिक प्रॉपर्ली इंडेप्थुअल में बताऊंगा कैसे कंप्लीट करना है। इसीलिए मैंने पहले ऑक्सीकरण और अपक्षयन पहले समझा दिया मैंने, कि वो पहले आप समझ लें, जो एक बेसिक चीज़ है कि हाइड्रोजन का जोड़ना या घटना, ऑक्सीजन का जोड़ना या घटना, वहाँ से हम ऑक्सीकरण और अपक्षयन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब दोनों लेकर के मैं चल रहा हूँ और दोनों को एक साथ समझाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बस थोड़ी देर पहले ही बोला था कि हर एक रिएक्शन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपक्षयन अभिक्रिया होती है। कैसे होती है, हम लोग को कैसे पता चलेगा, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी अभिक्रिया में 2 कॉन्सेप्ट समझे थे, वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ। आप इसे अंतर भी कह सकते हो कि एक तरफ अभिकारक है और एक तरफ अपक्षयन है। आप इसे अंदर भी कह सकते हो, क्योंकि हम 2 कॉन्सेप्ट वो लिखेंगे, जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर एक ऑक्सीकरण की हेडिंग में लिख रहा हूं और एक तरफ मैं अपक्षयन लिख रहा हूं, अपक्षयन। तो मैंने 2 जो कॉन्सेप्ट बताए थे, वो 2 कॉन्सेप्ट कौन से थे? अगर ऑक्सीकरण की बात करोगे तो यहां पर क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन का योग हो रहा था, ऑक्सीजन का योग हो रहा था, मतलब क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा था। और यहां जस्ट उल्टा है कि यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था किसी भी ऑक्सीकरण और अपक्षयन अभिक्रिया को पहचानने के लिए। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट था? दूसरा कॉन्सेप्ट था इसमें हाइड्रोजन हट रहा था, मतलब हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, और यहां पर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का योग हो रहा था, हाइड्रोजन का योग हो रहा था। तो ये हमारे 2 कॉन्सेप्ट थे जो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, वो है अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की कमी आप वहां पर देखोगे, मतलब उस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती हुई दिखेगी। मतलब जो हमारा परमाणु अभिकारक से उत्पाद बना रहा है, वहां पर आप इलेक्ट्रॉनों की कमी होते हुए देखोगे। चलो जरा हम लोग इनके कॉन्सेप्ट मतलब एग्जाम्पल की ओर देखेंगे और फिर कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि एक्चुअल में है क्या। चलो हम एक रिएक्शन लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहां पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को दे रहा है।
मतलब क्या है, मैग्नीशियम के ऊपर तो 2+ चार्ज आता है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना 2+ चार्ज बन जाता है। मैग्नीशियम एक धातु है, ये आपको पता है। मैग्नीशियम जब अपना 2 इलेक्ट्रॉन अपना हटाता है, देता है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यहां पर Mg+ बन जाता है, +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चार्ज मैंने लगाया। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा वो ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो ये अपने आप को क्या बना रहा है, ऑक्सीजन और -2। तो यहां पर अगर देखा जाए कि जो हमारी अभिक्रिया हो रही है, तो ये मतलब ये से दोनों इलेक्ट्रॉन तो कट गए, मतलब जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों जो प्लस और माइनस चार्ज मिल गए वो तो न्यूट्रल हो गए, MgO। लेकिन यहां से यहां पे क्या समझ में आ रहा है आपको कि मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी। तो हम मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, और किसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसी के जस्ट उल्टा, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, जहां इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए वो क्या होगा, उसका अपचयन होगा। तो यहां पर कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन ही तो कर रहा है। मतलब इस रिएक्शन में Mg जो है मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। लेकिन आप ये कहोगे सर हमें कैसे पता कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है। चलिए आप तो ठीक है, आप पढ़ा रहे हो, आपको पता है, हमको लेकिन कैसे पता चलेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग को एक टॉपिक समझना पड़ेगा, उसका नाम है ऑक्सीकरण संख्या, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये क्या होती है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या समझने के लिए आपको 2 से 3 चीजें समझनी पड़ेगी, और वो आई होप आपको आती होगी, नहीं आती तो मैं यहां पर सिखा दूं। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या, मतलब ये सारी चीजें समझने के लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, मान लो कि एक मैं यौगिक ले रहा हूं, मान लो कि मैंने ले लिया वही MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैंने कहा यहां पर मैग्नीशियम की कितनी ऑक्सीकरण संख्या है। अब ऑक्सीकरण संख्या का मतलब समझो कि जो हमारा एक यौगिक है, अब उस यौगिक में जिस तत्व की या जिस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहते हो, वो ऑक्सीकरण संख्या क्या कहलाती है कि उस यौगिक में उस परमाणु के अलावा जितने भी परमाणु हैं उसको हटा दिया जाए, तो अब उसके ऊपर जो आपको फाइंड करना है, उसके ऊपर जितने चार्ज होंगे वही हमारी परमाणु संख्या होगी, मतलब उस परमाणु की कितनी संख्या हो, तो वो हम लोग को यहां पर समझना है। तो चलिए हम लोग जरा देखते हैं कि अगर मान लो कि यहां पर मैग्नीशियम को आपको ऑक्सीकरण संख्या पता करनी है तो क्या करना होगा। अच्छा, ऑक्सीजन के ऊपर कितने चार्ज होते हैं ये कैसे पता चलेगा, या ऑक्सीजन की कितनी संयोजकता होती है कैसे पता चलेगा। ये हम लोगों ने जब रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा था तब वहां पर हम लोग ने बहुत यूज किए थे कि ऑक्सीजन के ऊपर कितनी संयोजकता है, लेकिन ये निकालते कैसे, तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। तो देखिए जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। और इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका होगा 2,6। तो ये ऑक्सीजन आप देख रहे हो कि आखिरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपको पता है हर एक तत्व ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, मतलब अष्टक नियम को फॉलो करेगा। मतलब क्या हुआ कि हर एक तत्व अपने आखिरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो आप मुझे बताइए इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अब ये ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8, लेकिन अब ये ऑक्सीजन नहीं रहा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज आ गया। इसीलिए इसी के हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन की -2 संयोजकता होती है, यहीं से हम लोग निकालते हैं। तो ये आपको निकालनी आनी चाहिए यहां पर। तो यहां पर क्या है कि इसकी ऑक्सीजन की -2 है ऑक्सीकरण संख्या, जब माइनस इसकी 2 है तो मैग्नीशियम की कितनी होगी, +2 होगी।
तो यही इसी की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। मतलब मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो यहीं से आपको पता चलेगा कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन मतलब देना जानता है, लेना नहीं जानता है। वो इलेक्ट्रॉन देना जानता है, उसको ग्रहण नहीं करना होता है। तो यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहां से क्या फाइनली चीज निकल करके आई कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहां पर ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इन सब की बात बहुत कर ली कि ऑक्सीजन का योग और ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का योग और हाइड्रोजन की कमी। अब हम लोग इनके चार्ज के बारे में समझेंगे और वहां से हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन होता क्या है। तो यहां पर अब अगर आप देखो कि जो मैग्नीशियम है, अगर आप अभी ऐसे छुओ, मतलब ऐसे ना छुओ, जो मैग्नीशियम रिबन होती है आप उस लेकर के और उसे छुओ, क्या आपको करंट मारता है? नहीं मारेगा, क्योंकि वो भी न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब मैग्नीशियम भी न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, ऑक्सीजन मैंने लिया तो क्या मुझे करंट मारा? नहीं ना। तो अभी ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है, मतलब इसके ऊपर भी अभी कोई चार्ज नहीं है। तो अगर इधर देखा जाए तो अभिकारक की तरफ मैंने देखा, और अगर इधर देखा जब मैग्नीशियम ऑक्साइड इसने बनाया, तभी अगर आप इसे छुओगे तो आपको करंट नहीं मारेगा, क्योंकि अभी पूरी तरीके से न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो अभी इसके ऊपर क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो इनके आयन की बात की तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है और मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है। तो जो यहां पे मैंने 3 चीज बताई थी, वो ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी क्या है, और एक और चौथी चीज आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा यहां पर क्या है कि मैग्नीशियम इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये क्या बने भाई साहब जाकर के Mg+2, Mg+2, मतलब ये Mg 0 से होकर के ये बढ़ गया जाकर Mg+2 तक। मतलब Mg जो हमारा मैग्नीशियम है, इसमें जो 2 चार्ज हैं वो बढ़ गए, मतलब अपने आप में पॉजिटिव चार्ज ले आया, और जब पॉजिटिव चार्ज ले आया मतलब अपने इलेक्ट्रॉन का बहिष्कार कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। मतलब मान लो कि मेरे अंदर बुराइयां बहुत हैं, एक तरीके से मान लो मेरे अंदर बुराइयां बहुत हैं, हम अपने अंदर पॉजिटिव चार्ज लाना चाहते हैं, तो अपनी बुराइयों को हटाएंगे ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे। बुराइयां मतलब केमिस्ट्री में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हटाएंगे हम, जब इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा मेरे ऊपर, तो अब मैं पॉजिटिव चार्ज हो गया हूं। तो यहाँ पर वही है कि मैग्नीशियम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आया है, मतलब जब पॉजिटिव चार्ज लाया होगा तो इसने अपने ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज हटाया होगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई क्या? जब कमी हुई तो मतलब क्या है, मैग्नीशियम का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहां पर एक चीज और आपको समझ में आएगा, 4th नंबर टॉपिक क्या निकल के आ रहा है कि इनके चार्ज में वृद्धि होगी, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर की वृद्धि, ऑक्सीडेशन नंबर की वृद्धि। तो देखिए ना 0 से +2 चार्ज हो रहा है, तो बढ़ ही तो रहा है ये, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये चीज समझ में आ गया कि Mg से जो MgO बना रहा है तो Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब चलो दूसरी चीज देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं, मतलब 0 है। ये यहां पर आकर के क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज लग रहे हैं, 2 -2। मतलब क्या है, पहले ऑक्सीजन ठीक था, अपने अंदर बुराइयां लेके आया है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लिया होगा इसने, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉन लिया मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती तो मैंने क्या बताया था, इसका अपचयन होता है। तो यहां पर इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन, अपचयन, अपचयन मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लिया होगा, और किससे लिया होगा वो तो डजंट मैटर, वैसे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तभी तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मतलब समझ में आ रहा है ना। और यहां पर आप अगर देखोगे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि तो हो रही है, लेकिन साथ साथ देखो इनके इलेक्ट्रॉन मतलब जो इनके चार्ज हैं 0 से -2, मतलब कि इनके ऑक्सीडेशन में कमी हो रही होगी, यहां पे वृद्धि हो रही है। देखो 0 से -2 बन रहा है ना, तो कमी तो हो रही है। तो चौथा नंबर निकल के आया कि इनके ऑक्सीडेशन की कमी हो रही है।
तो ये फाइनली हमारा जो कॉन्सेप्ट था, समझ में आया होगा। तो चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई है। चलो हम दूसरा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिंक ऑक्साइड, अभी हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया था, अब जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं कि जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से करा देते हैं। तो यहां पर मैंने बताया था जिंक बनता है और यहां कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। चलो अब जरा हम यहां पर समझते हैं, ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट से समझेंगे। देखिए जिंक ऑक्साइड जाकर के जिंक बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसका क्या हो रहा होगा, अपचयन। देखिए अभी हम सिर्फ ऑक्सीजन की भी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन देख रहे हैं, अभी इलेक्ट्रॉन की कमी वगैरह नहीं देख रहे, अभी देखेंगे, ठीक है। मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन। अब यहां से तो अपचयन समझ में आ गया, तो आप कहोगे सर जब इसका अपचयन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रही होगी, समझ में आ। लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए, मान लो ऑक्सीजन नहीं दिख रहा हो आप, तो कैसे पहचानोगे, उसको अभी समझेंगे। और यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है मतलब ऑक्सीजन का योग होता है, तो इसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। चलिए जरा अब हम लोग इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज हो रहा है ना, अब एक ही चीज होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। वैसे आपको समझ में आ रहा है कि अपचयन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही होगी, कैसे, चलो देखते हैं कि जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, वैसे अगर देखा जाए ये तो पहले से न्यूट्रल होगा अभी, ठीक है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इसके ऊपर -2 चार्ज होगा, इसके ऊपर +2 चार्ज होगा, ठीक है, इसके ऊपर +2 चार्ज होगा, इसके ऊपर -2 चार्ज होगा। और ये बना क्या रहा है, जिंक बना रहा है, जिंक बना रहा है, और इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। मतलब क्या हो रहा है कि जिंक जो है +2 से जिंक मतलब Zn 0 बन रहा है। तो यहां पर पहले से समझो क्या हो रहा है कि इनके ऑक्सीडेशन की में कमी हो रही है, कमी हो रही है, मतलब 2 से 0 हो रहा है तो कमी होती है, तो क्या बनता है, अपचयन होता है। तो ये क्या अपचयन नहीं हो रहा है, जब कमी हो रही है 0 बन कब रहा होगा, ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को कब कम कर रहा होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या कम कर रहा होगा या फिर ले रहा होगा या दे रहा होगा। तो जब अपचयन मैंने बताया इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही होगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो इसके चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो इसके चार्ज न्यूट्रल होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीडेशन में कमी हो रही है, तो ये अपचयन कहलाएगा। इसी के जस्ट अपोजिट इसकी हम बात करते हैं। अभी इसके ऊपर क्या होगा, 0 चार्ज होगा कार्बन। वैसे आपको समझ में आ गया हो कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहां समझ में आ गया हो कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। वैसे भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी और ऑक्सीडेशन की वृद्धि हो रही होगी। तो आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। तो गाइस अभी हम लोगों ने अपचयन और ऑक्सीकरण देखा है। तो जो भी रिएक्शन में, वैसे मैंने कहा था हर एक रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ ही होती है। जब दोनों एक साथ होती है तो ऐसी विक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया को दोनों को मिलाओगे तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया बनाती है, जिसे इंग्लिश में रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इनको हमने पूरी डिटेलमेंट में इनकी डेफिनेशन के साथ अगले टर्न पर समझेंगे और 2-3 एग्जांपल और इनको देखेंगे। तो गाइस चीज समझ में आया होगा, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।